है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पिछले वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताए थे। इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जो है क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कैसे क्वांटाइज्ड होता है। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी बॉडी है, और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके अंदर 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम जो है प्लस से बना रहे हैं, 3 2 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब क्या हुआ कि हम जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए। जैसे ही हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए तो यहाँ पर ये जो है बॉडी ये मना करेगा। क्या मना करेगा समझो। हम बोलेंगे कि चलो 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो बोले आसानी से निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, आसानी से निकल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, आसानी से निकल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, आसानी से निकल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम पूछेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालो। ये माइनस साइन बता रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन हम एक्सर्ट आउट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही नहीं, और 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते इसके अंदर से। हम पूछेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो पागल हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। यहाँ से 3.7 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3.7 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 3.7 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो चार्ज जो है वो एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करेगा, तभी जो है उसके अंदर से हम चार्ज निकाल सकते हैं, अन्यथा हम चार्ज नहीं निकाल सकते हैं। चार्ज जो है यहाँ पे क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड अमाउंट में है। ये ना कि 2.5 हमेशा नहीं है, कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, और वही जो इंटीजर नंबर में इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लिखो द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी is integral multiple of fundamental charge, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है ना, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर में एक इंटीजर नंबर में जो है एक फंडामेंटल चार्ज से निकाल सकते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ये होता है, मतलब किसी बॉडी पे टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा, एन ही होगा। जहाँ पे एन का वैल्यू जो है एक इंटीजर नंबर होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर नंबर होगा। जैसे एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन एन का वैल्यू कभी भी यहाँ पे -1.5, 2.3, 8.9 ये सब नहीं होगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज निकालना जो है तभी पॉसिबल है जब एन क्या हो, एक इंटीजर नंबर हो। और ई क्या है, ई के बारे में पहले चैप्टर में बता दिए थे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कैन ए बॉडी हैव 8 × 10⁻20 कूलम चार्ज। इतना, क्या कोई बॉडी जो है इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है। तो देखेंगे कि अगर उसमें चार्ज का जो नंबर है एन जो है वो अगर इंटीजर नंबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल है, नहीं आएगा तो नहीं है पॉसिबल। ये सवाल है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज जो है वो 8 × 10⁻20 कूलम पॉसिबल है। देख लेते हैं करके। बताओ कि Q बराबर क्या होता है, N × E। Q कितना है, 8 × 10⁻20 बराबर, N का वैल्यू नहीं पता, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको नीचे लाओ तो N का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8 × 10⁻20 पॉइंट 1.6 × 10⁻19, 16 × 5 = 80, 5 बार में 20 उठ जाएगा। तो 5 × 10⁻20 और 19 कितना होगा, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 39। देखो
एक इंटीजर आया, और अगर n का वैल्यू अगर इंटीजर आएगा इसका मतलब है कि इस बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इंटीजर आएगा। लेकिन यही सवाल में अगर हम तुमसे पूछ दें कि क्वेश्चन है कि कैन ए बॉडी हैव 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज, देखते हैं करके। तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 8 इंटू 10⁻⁻18, क्यू का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई बराबर 8 इंटू 10⁻⁻18। एन का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, ई का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 बराबर 8 गुने 10⁻⁻18। ये भी कुलम में, ये भी कुलम में, कुलम से कुलम कैंसिल आना भी चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 गुने 10 का पावर कितना कितना बताओ, -19। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16×5 = 80, 5 बार में, और ये जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 का पावर 1, 50। 50 अभी भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तब जो है चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन में अगर हम यही क्वेश्चन में अगर दे दें, क्वेश्चन में ये कैन ए बॉडी हैविंग 64 इंटू 10⁻⁻21 कूलम चार्ज, ये है सवाल। तो देखेंगे चेक करके क्या है, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं। तो क्यू टोटल कितना है, 64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम 1, क्यू का फॉर्मूला आता है एन इंटू ई, तो 64 गुने 10⁻⁻21 कूलम। एन गुने ई का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम बराबर 64 गुने 10⁻⁻21 कूलम। पुट करना है सिर्फ, कूलम से कूलम कैंसिल, कटना भी चाहिए, एन का कोई यूनिट नहीं होता है। 64 गुने 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 गुने 10⁻⁻19 कितना बार में, इंटू 10 हो जाएगा 40 बार में। अब ये जाएगा ऊपर, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 का पावर -2, मैंने 4/100 मैंने कितना हो जाएगा 0.04। अब देखो एन का वैल्यू एक इंटीजर आया नहीं, इतना हो ही नहीं सकता। कोई ऑब्जेक्ट से 0.04 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, ये दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा यस। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि इतना चार्ज एक इंटीजर आया, इंटीजर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वह चार्ज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ ना। चलो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तुमको बता दी, समझ में आया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि कोई भी बॉडी को जो है चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी, तो क्या क्या मेथड है जो जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है फ्रिक्शन। देखोगे कि कॉम्ब को क्या करते हैं, रब करते हैं हेयर, ड्राई हेयर से, तो फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज आता है, और जब उसे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल के पास ला जाते हैं तो क्या करता है, वो ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हो गया कि कोई टू चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी इज ज्वाइंट बाय ए कंडक्टिंग वायर। एक चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो कि इस पे चार्ज है ऐसे प्लस, और एक इसको कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिए, एक अनचार्ज बॉडी को हम कनेक्ट कर दिए, तो धीरे धीरे चार्ज जो है इस पर भी कुछ आ जाएगा। कुछ समय के बाद इस पर भी प्लस चार्ज बचेगा, और इस पर भी कुछ चार्ज प्लस चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज करने का मेथड हो गया कि या तो दोनों को चार्ज से कनेक्ट कर दो एक वायर से, ये हमेशा मेटल का वायर बनेगा, मेटेलिक वायर, कंडक्शन ही हो गया। फिर है इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन क्या है, कंडक्शन इंडक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज लेके आए,
अभी कोई ऑब्जेक्ट है, प्लस चार्ज लाएं, इस पर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। 3 रूप ऑब्जेक्ट जो, चलो अब क्या हुआ कि जैसे ही ये प्लस चार्ज यहाँ पर लाएं तो प्लस चार्ज जो है माइनस को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। प्लस चार्ज माइनस को तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। आगे हम पढ़ाएंगे कि प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट नहीं करता है। तब कैसे बोल दिए, अरे बोल चाल के भाषा में बोल दिए, एक्चुअल में प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता। तो क्या करता है, आगे पढ़ाएंगे, सब चीज़ समझ आएंगे। अब माइनस जो है वो प्लस की तरफ डिप्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये ड्रिफ्ट होंगे। और जब ए माइनस चार्ज यहाँ से निकलेंगे, माइनस चार्ज यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर लगेगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मान लो कि यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो लगेगा कि यहाँ पर माइनस चार्ज की कमी हो गई है। और माइनस चार्ज की कमी हो गई है तो लगेगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। और ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पर आके जम जाएगा। तो कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा कि माइनस यहाँ इस इंटरफेस पे आ जाएगा और प्लस चार्ज रिपेल होकर प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे। नहीं, ये प्लस चार्ज जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। हम बोल चाल के भाषा में बोल देते हैं कि प्लस चार्ज इसको रिपेल करके इधर ले गया, ऐसा नहीं है। प्लस चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है, बाउंडेड, वो जो है मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर आया तो लग रहा है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई यहाँ पे डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी आ गई तो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर हो गई इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी। क्लियर हुआ, ये होता है। एक्चुअल में ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर नहीं आया, ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज उठ के यहाँ पर नहीं आया, ये प्लस चार्ज यहाँ पर उठ के नहीं आया। प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जो है वो वहीं पर है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी हो गई इसलिए यहाँ पर ऐसा आ गया। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं कि इस प्लस चार्ज को हम ज़मीन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, अर्थ के साथ। और अर्थ जो है निगेटिव चार्ज का ओशियन है। अब अर्थ जो है निगेटिव चार्ज का ओशियन है तो प्लस चार्ज यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, माइनस जो है वो निकलेगा निकलेगा जाएगा 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 और इस सारे प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। माइनस प्लस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ये वाला पूरा काम खत्म हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज सिर्फ बच जाएगा क्या, माइनस। देखो पहले ऑब्जेक्ट था न्यूट्रल चार्ज, अब कैसा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लो कि कूलॉम्स लॉ जो है, दिस लॉ is finding force between two static charges। दो ठो चार्जेस जो है वो रुका हुआ हो, स्टैटिक में हो, स्टॉप हो, रेस्ट पे हो, तब जो है हम फोर्स उसके बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम तुमको बिटवीन एक वर्ड यूज करके सुना है जो हमारा गलत है। बहुत सारे बुक में मोस्टली लिखा होता है बिटवीन, गलत है। ये जो फोर्स है ऑन होता है, फोर्सेज जो होते हैं चार्जेस पर लगते हैं, चार्जेस के बीच में नहीं होता है कोई फोर्स। जैसे मान लो कि एक कोई चार्ज है Q1 और एक कोई चार्ज है Q2, लेट्स इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो Q1 चार्ज जो है इस पर भी प्लस चार्ज है, Q2 चार्ज है इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज है। अभी प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि दो ठो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ए प्लस जाना चाहेगा इधर, ए प्लस जाना चाहेगा इधर, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि फोर्स जो होता है उस सेंटर पे लगता है। ऐसे इस पर भी फोर्स किधर लगेगा, सेंटर पे।
यहाँ पे फोर्स लगा 2, फोर्स ऑन 2 बाई 1, यहाँ बाई वर्ड यूज करना है। फोर्स यहाँ पे ऑन 2 बाई 1, इस पे किस पे लगाया, 2 पे लगाया 1 ने, इस 2 चार्जेस पे किसने लगाया, 1 चार्जेस ने लगाया फोर्स इस पर, ऐसे इसको धक्का दिया इधर की तरफ, ठीक है। उसी तरह इस 1 चार्ज पे जो है फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2। ये दोनों फोर्सेज जो हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। ये दोनों फोर्स F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन वाइज जो है अलग अलग है। F21 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एरो बता रहा है कि निगेटिव है, माइनस मैंने निगेटिव डायरेक्शन है, ये वैल्यू दोनों का सेम होता है। तो एक कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स का वैल्यू होता है, फोर्स का वैल्यू F ये दोनों के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। चार्जेस के प्रोडक्ट का मतलब अभी बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा एक दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। जितना ज़्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर Q1 बढ़ेगा और Q2 बढ़ेगा तो फोर्सेस भी दोनों चार्जेस के बीच में क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया। और अगर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज बढ़ रहा है तो क्यों ना हम बोल रहे हैं कि दोनों बढ़ रहा है, इसलिए दोनों को हम प्रोडक्ट मिला देते हैं। दोनों को मिलाने से जो बन गया वो बोल दिया गया कि फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू क्या होते हैं, Q2। और दूसरा देखा गया कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसका, 1/r² का। इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे उससे वैसे फोर्स का वैल्यू घटेगा दोनों चार्जेस के बीच में। ए चार्जेस मान लो Q1 है और ए चार्जेस Q2 यहाँ पर, और अगर ये Q1 चार्ज है यहाँ पे Q2 चार्ज है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। जैसे मान लो कि एक दो ठो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल, अगर ये नज़दीक रहता है तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, न दूरी कम डिस्टेंस कम तो फोर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम इन दोनों मैग्नेट्स को दूर कर देते हैं तो अब जो है डिस्टेंस बढ़ गया, अब फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे जो है डिस्टेंस घटता है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू जो है उन चार्जेस पे बढ़ता है, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, यहाँ पे Q1 Q2 बढ़ेंगे तो फोर्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगा, मैंने यहाँ पे आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, और आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, एक फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को कंबाइन किएंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 भी है और R² भी है। इस प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाते हैं के Q1 Q2/r²। इस के को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब 4 एयर के लिए इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम चीज़ बता रहे हैं। जैसे मान लो कि दो ठो क्या था, मासेस था M1 और M2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा था, तुम बोल रहे थे G M1 M2 कितना लग रहा था, r², इन्हें फोर्स लग रहा था। तो ये के जगह पे यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी का वैल्यू होता था यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² था, यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर है। चलो, तो याद रखना, ठीक है। तो हम तुमको बता दिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मान लो कि दो ठो चार्जेज हैं, लेट्स Q1 और लेट्स Q2, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2 मीटर है। और Q1 चार्ज जो है 2 कूलम का है, Q2 चार्ज है -3 कूलम का। सवाल है फाइंड फोर्सेस ऑन ईच चार्जेस।
फोर्सेस बताना है इस चार्जेस पे, बता देंगे। अब कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस रेस्ट पे था, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या बताएं, के Q1 Q2/r²। के का वैल्यू अभी 9 × 10⁻9 बताएं एयर के लिए, कुछ नहीं दिया है तो एयर मान लेंगे। Q1 कितना है 2 कूलम, इंटू Q2 कितना है -3 कूलम, अपॉन बीच का डिस्टेंस r कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इनको 6, और माइनस आ जाएगा पहले, देखो -/4, तो 2 दूना 4, 3 दूने 6, तो 27/2 × 10⁻9। और कोई भी फोर्स हो यूनिट होगा न्यूटन। इतना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, गलत, दोनों इतना फोर्स दोनों पर लगेगा। कभी बोला जा रहा है तो समझ जाना। तो इस पर फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ये माइनस चार्ज बता रहा है क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होगा ही। ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, दोनों चार्जेस क्या होंगे अट्रैक्ट, कितने फोर्स से होंगे, तो ए इस पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना ही इस पर। हम अभी तुमको तुरंत बताए थे न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार कि जितना फोर्स ए लगाएगा उतना ही चार्ज ए लगाएगा। इस पर फोर्स का वैल्यू होगा कितना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर कितना होगा 27/2 × 10⁻9 न्यूटन। तो उसी तरह ए फोर्स का भी वैल्यू होगा 27/2 × 10⁻9 न्यूटन। इधर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे दोनों फोर्सेस से, क्लियर हुआ। चलो, तो हम जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम देख लिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा जो है हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का बात करते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर बात करते हैं क्या होता है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल, उसके कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में जानने से पहले एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट तुमको हम बता रहे हैं, समझना ध्यान से। कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में है एक सोडियम एटम ले लिए, आराम से समझो कोई दिक्कत नहीं है। Z = कितना है 11, और इसका मास हम ले रहे हैं 2.3 ग्राम। याद करो हम एक इलस्ट्रेशन किए थे तो इस तरह से आया था, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था, नंबर ऑफ एटम्स आया था 6.022 × 10⁻22। पिछला लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में जाके देखना, इतना आया था नंबर ऑफ एटम। 2.3 ग्राम अगर सोडियम हम लेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे छोटे छोटे एटम, उसकी संख्या कितनी होगी, इतना होगा, उसकी संख्या होगा 6.022 × 10⁻22। अब मान लो कि इसका एक एटम का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, एक एटम का बना के दिखाते हैं, ये भी सिखाएं हैं बाहरी। यहाँ पे पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन था, 3 तो 5 6 7 8, अब एक लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझना आराम से, ठीक है। अब एक और बात बताओ कि इसमें एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये तो एक एटम है, इसके अंदर एक एटम थोड़ी ना है, 2.3 ग्राम में इतना एटम है, इतना एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इतना एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारा एटम होगा, ऐसे बहुत सारा, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम। उसकी संख्या भी हम जान गए हैं, बहुत ज़्यादा है, उतना तो हम बना भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारा एटम है तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझ नहीं, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं हम। और अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, चलो अंदर के लिए हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं।
अंदर वाला माइनस में इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं। चलो अंदर वाला माइनस में यूज कर लेते हैं। अब एक बात बताओ कि रेड वाले इलेक्ट्रॉन और ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन में फ़र्क क्या है, हमको डिफरेंस बताओ। तो तुम बोलेगा कि ये जो क्रिस्टल बनाए हैं इसका एटम का बहुत सारा एटम है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एटम्स हो गए, बहुत सारे एटम्स हम बना नहीं सकते उतना। ये जो क्रिस्टल बनाए हैं उन क्रिस्टल में बाहर वाला जो रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें और ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें खास बात क्या है। तो तुम लोग बोलेगा कि नहीं पता चल रहा है सर। पता है हमको नहीं पता चल रहा होगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो बाहर वाला रेड इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला रेड इलेक्ट्रॉन ये कहीं भी जा सकता है, ऐसे 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 बाहर कहीं भी जा सकता है। बाहर कोई सेल में जाके ओवरलैप हो सकता है, इस सेल में भी जाके घूम सकता है आराम से, ये सेल में भी जाके घूम सकता है, कोई भी सेल में जाके घुस सकता है। लेकिन अंदर वाला जो ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके घूम नहीं सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है नहीं जाके घूम सकते हैं, मतलब वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? ये हरा कलर के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हरा कलर वाला। लेकिन रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या है? कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्री है। उसका नाम दे देंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे देंगे हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारा क्या कर सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि फ्री है। ठीक है ना? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आपको बता दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या अंतर होता है। ठीक है? अब जो है हम कंडक्टर का डिफिनेशन और इंसुलेटर का डिफिनेशन आराम से समझेंगे। ठीक है? ये क्या होता है, चलो आराम से समझें। एक तरफ लिख लो कंडक्टर और एक तरफ लिख लो इंसुलेटर्स। पहला नंबर पॉइंट, कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट कि इट हैव मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है ना? लेकिन इट हैव, इंसुलेटर्स के पास लेस नंबर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इट हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माने इसके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो काफ़ी क्या होती है? कम होती है। कंडक्टर इंसुलेटर्स में कंडक्टर्स जो होते हैं उसकी रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, यानी रुकावट कम होता है इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन इंसुलेटर्स के पास बहुत ही ज़्यादा होता है रुकावट। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, हाई रुकावट, बहुत ज़्यादा रुकावट होता है। रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम जानेंगे। तीसरा, कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। कंडक्टर्स हैव हाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन इंसुलेटर के पास क्या होगा? कम होगा। इंसुलेटर्स हैव लेस कंडक्टेंस, लेस कंडक्टेंस। चौथा नंबर पॉइंट, मीनिंग समझ में दिक्कत होगा तो लेक्चर को देखिए और लेक्चर को देखते समय ही समझिए कि क्या हम बोल रहे हैं, उसके बाद मीनिंग समझ जाइएगा। ठीक है? एग्जाम्पल में कंडक्टर्स का बहुत सारा होता है। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। ठीक है? सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, बहुत सारा जो है ये सब हमारा मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। एक नॉन मेटल जो है वो हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर होता है।
ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी बढ़िया कंडक्टर होता है, ठीक है ना, हीट का भी बढ़िया कंडक्टर होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लकड़ी वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, वुड प्लास्टिक, ये सारे चीज़ें जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अभी कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाएं क्यों हम, ठीक है ना, एक नोट पॉइंट पहले समझ जाओ कि नोट नंबर 1 क्या है। ये कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े क्यों, देखो क्यों पढ़े से। जैसे मान लो कि हम तुमको एक आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं, आयरन का एक टुकड़ा उठा ले रहे हैं और एक जो है वुडन ब्लॉक का टुकड़ा हम उठा ले रहे हैं। एक लकड़ी का है टुकड़ा, अभी आयरन का है, ये आयरन ब्लॉक है, अभी हमारा क्या है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। अभी आयरन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, इस दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि ये जो आयरन बॉल ब्लॉक है एक कंडक्टर होता है, क्या होता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वुडन ब्लॉक है, ये हमारा क्या होता है, इंसुलेटर्स, ये हमारा क्या है, इंसुलेटर। अभी कंडक्टर है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 1-2 रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि यहाँ पर एक हम प्लस वाला तार ला के सटा दिए, प्लस वाला, और अब जो है प्लस वाला मैंने लाइन वाला तार जो है यहाँ पे ला के सटा दिए और अपने हाथ से यहाँ को टच करेंगे। हाथ से मत टच करना, ठीक ना, टेस्टर उस्टर रहेगा, ट्विस्टर ये सब, उसे टच कर सकते हो, हाथ से कभी मत टच करना, समझ गया ना। चलो अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम ट्विस्टर से टच करेंगे तो ट्विस्टर का जो वायर होता है जल जाएगा, माने लाल कलर का जलने लगेगा वो, ठीक है ना, रीडिंग शो करेगा कि हाँ वहाँ पे आ गया करंट। क्यों आ गया करंट, हम तो यहाँ पे प्लस चार्ज को सटाए हुए हैं, यहाँ पे करंट कैसे आ गया, करंट यहाँ पर कैसे आ गया, करंट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए यहाँ पे करंट कैसे आया, हम तो यहाँ पे आयरन ब्लॉक के टुकड़ा पर सटाए हैं, तो करंट यहाँ कैसे आ गया, कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया, समझो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी नहीं था, लेकिन जैसे ही ए वायर से ऐसे हम जोड़ दिए तब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को ए एनर्जी दिया। अब ए इलेक्ट्रॉन जो इसको एनर्जी देगा, ए इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देगा, ए इलेक्ट्रॉन इसको देते देते इसका एनर्जी यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया और अब जो है हम यहाँ पे छुएंगे तो हमको झटका महसूस होगा, ठीक है। मतलब इसके एनर्जी को, इस वायर के अंदर जो एनर्जी आ रहा था उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आयरन ब्लॉक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले गए। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज लाएंगे और अब यहाँ पे हम छुएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पर आया प्लस चार्ज वाला, उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, नहीं है। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी ना ये दूसरे जो है लैटिस के अंदर घूम घूम के यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जगह ही नहीं है बीच में। और अगर ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक किसी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता तो दे देता इलेक्ट्रॉन चार्ज इस एनर्जी को, फिर यहाँ दे देता, यहाँ पे दे देता, मतलब इसके पास सफिशिएंटली जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो एनर्जी को कैरी करवा सके, इसलिए यहाँ पर हम छुएंगे तो हमको झटका नहीं लगेगा और यहाँ पर छुएंगे तो हमको झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कैरी कराने के लिए है। तो ध्यान से देखो कि वुडन ब्लॉक के अंदर हमको झटका महसूस नहीं होता है, आयरन ब्लॉक के अंदर झटका महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उसके एनर्जी जो होते हैं हर एक डायरेक्शन में इधर उधर सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को इधर भी कैरी करवा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर भी कैरी करवा लेते हैं, हर एक डायरेक्शन में एनर्जी को क्या कराते हैं, कैरी करवाते हैं, हर एक डायरेक्शन में। यहाँ भी छुएंगे तुमको लाइन मारेगा, यहाँ भी छुएंगे तो लाइन मारेगा,
हर एक डायरेक्शन में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरी करवा देते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, लेकिन वुडन ब्लॉक के अंदर यहाँ छुओ, कहीं भी छुओ, कहीं पे तुमको झटका महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, इसके एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, इसके एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का हमारे पास एनर्जी नहीं है। समझ में आया? इसलिए हमको जो है झटका महसूस नहीं होता। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सॉल्ट है, सॉल्ट NaCl। NaCl जो है अभी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे करंट लाए, अभी सॉलिड स्टेट में है, करंट जैसे ही यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी आया प्लस चार्ज वाला। अब इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो कोई भी तुमको चार्ज दिख रहा है? नहीं है चार्ज। तो ये जो सॉलिड स्टेट में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। या पानी मान लो, पानी में किसी भी प्रकार का आयंस नहीं पाया जाता है, शुद्ध पानी, इसलिए हमको जो है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को ले जाने में किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मान लो कि यही अगर हम इस जो पानी है उस NaCl है उसके अंदर हम पानी डाल दिए, मैंने एक्वस बना दिए, घोल दिए उसको, तब इसके अंदर पानी आ गया। अब पानी में घोलने से क्या होता है? याद करो, NaCl को अगर हम पानी में एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो क्या होता है? Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। इस पे प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, Na प्लस आ गया, NaCl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया। ये जो चार्जेज हैं, अब यहाँ पे हम अगर करंट को ले जाएंगे तो ये माइनस चार्जेज जो हैं इसके एनर्जी को ले जाने के लिए यहाँ से तत्पर रहेंगे। और मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करवा देगा, मतलब एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है ना? मतलब NaCl जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में जो है एनर्जी को कैरी करता है, जबकि सॉलिड स्टेट में एनर्जी को कैरी नहीं करता, क्योंकि उसके पास नो आयंस पाए जाते हैं, नो आयंस प्रेजेंट। यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ ना? ये होता है हमारा नोट पॉइंट थर्ड। नोट पॉइंट थर्ड, नोट पॉइंट थर्ड क्या है समझो, आराम से समझना। नोट पॉइंट थर्ड क्या है? चलो तो केस 2 तक हम देख लिए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक ना, और उसमें किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is given to conductor, then all charges are resides on the surface। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कोई कंडक्टर है, इसको हम चार्ज दिए, चार्ज करने के दौरान क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो कहाँ जम जाते हैं? जाके सरफेस पे जम जाते हैं, ऐसे। ठीक है ना? चार्जेस बीच में रहेंगे और रिपेल होंगे। मान लो कि प्लस चार्ज यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल हो के कहाँ चल जाएंगे? सरफेस पे जाके जमा हो जाएंगे, ऐसे। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला पॉइंट है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया कंडक्टर जो है हमारा क्या है? सिल्वर है। ठीक है। क्यों है सिल्वर? वाई?
वाई। तो देखो मान लो कि एक वायर ले रहे हैं इसमें और एक और वायर ले रहे हैं, हम एक ले रहे हैं वायर ब्लू कलर का, जैसे ग्रीन कलर का, ऐसे। चलो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं हम ब्लैक कलर से, ऐसे। ये हमारा क्या है, सिल्वर है, और एक मान लो कि एक और है आयरन। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे, ऐसे ऐसे फ्लो होंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन जो ऐसे फ्लो होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तब। लेकिन इस आयरन के मुकाबले सिल्वर जो है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जल्दी फ्लो होंगे, स्मूथली, जल्दी जल्दी फ्लो होंगे। इसमें जो है फास्टली मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, मूव इन कंडक्टर, फास्टली मूव करेंगे। और फास्टली मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बोलेंगे कि बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इसमें जो है बहुत सारे एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, टकराने की वजह से कुछ हीट निकल रहा है, कुछ हीट निकलने की वजह से वायर गर्म होगा, हीट होगा। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो नहीं होंगे, फास्टली फ्लो नहीं होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे भी। लेकिन इसमें जो है सिल्वर के केस में उसमें इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड लेस इन सिल्वर एज कंपेयर टू अदर मेटल वायर। और यही कारण है कि इसके अंदर जो कोलाइडिंग होता है वो कम होता है, और कोलाइडिंग होने की वजह से, कोलिजन कम होने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन सिल्वर मेटल, सिल्वर वायर, वो काफ़ी कम होता है, इज़ वेरी लेस। और काफ़ी कम होने की वजह से जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन वही आयरन के केस में देखो, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो इससे कुछ हीट होगा, देखा होगा कि आयरन का वायर गर्म जल्दी हो जाएगा, सिल्वर का वायर कम गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत टकरा रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कोलिजन होगा, टक्कर होगा, टक्कर होने से अंदर जो है क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने से बाहर हीट निकलेगा, ऐसे। लेकिन इस सिल्वर के केस में इलेक्ट्रॉन जो है होता है, लेकिन काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम, ये निग्लिजिबल होता है। तो सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन काफ़ी कम होने की वजह से ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करते हैं एज कम्पेयर टू आयरन। क्लियर हुआ? इसलिए सिल्वर जो होता है हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर हो गया? चलो, तो हम जो है तुमको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिटेल में पढ़ा दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए हम एक तुमको छोटा सा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम ए है, और ए लड़का एक और है, एक लड़का बी है। अब ए लड़का जो है बी लड़का को मारना चाहता है, ए लड़का बी लड़का को मारना चाहता है, तो इसको मारने के लिए दो तरीका है, ठीक है ना। ए लड़का जो है वो बी लड़का को मारने के लिए दो तरीका है। क्या तरीका है? कि या तो ए लड़का जो है इसको जाके टच करेगा, बिना टच करे ऐसे हाथ से मारेगा तभी ना। मान लो कि लड़का नज़दीक आया, लड़का नज़दीक आके एक घुसा दिया इसको,
ऐसे। तो नज़दीक आके इसको मार दिया, तो मारने के लिए इसको टच करना पड़ा। टच करने का मतलब कांटेक्ट में आना पड़ा, तभी ना इस पर फोर्स लगाएगा अपना। ये मारना चाहता है इसको, तो ये यहाँ पर आएगा, आने की वजह से ये आने आकर इसको जो है एक घूसा लगा देगा। तो नज़दीक आएगा तभी ना जो है इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स, नज़दीक आने की वजह से ही ना इस पर टच करेगा, फोर्स लगेगा। बिना छूले किसी को कैसे मार सकते हैं बिना टच किए? ठीक है। लेकिन एक और तरीका जो है इससे वो मार सकता है। मान लो कि बी जो है एक मच्छर है, बी को समझ जाओ कि एक मच्छर है, और ए लड़का जो है, ए नज़दीक है, अब ये फूंक रहा है, फूंक मार के इसको उड़ा रहा है। अब तो टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, फूंक मार के उड़ा रहा है इसको, फोर्स लग रहा है। लेकिन अब जो है ये लड़का वो इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये कांटेक्ट में नहीं है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये फूंक से इसको उड़ा रहा है। मतलब किसी भी पर चीज़ पर फोर्स लगाने के लिए हमको जो है उस पर टच करना पड़ेगा। बिना टच के उस पर जो है हम अपने हाथों से उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। मतलब ये लड़का जो है, ये लड़का जो है इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, लड़का का जो हवा है, हवा जो अपने अंदर से निकाल रहा है, फूंक निकाल रहा है, वो फूंक जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। लड़का थोड़ी ना फोर्स लगा रहा है। तो उसी तरह एक मान लो कि चार्जेज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और R डिस्टेंस पे सेपरेशन है दोनों के बीच में, तो Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा सकता है? नहीं। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि Q1 चार्ज जो है वो Q2 के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये अलग है। एक Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन पीछे तो पढ़ाए कि लगा सकता है। अरे हम ऐसे ही बताएं, हम तुमको आगे बताए थे आगे जाके कि हम तुमको इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, आगे बताएंगे कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब ये चार्ज इसको रिपेल नहीं कर रहा है। ये चार्ज के इस चारों तरफ एक ऐसा फील्ड है जो इस पे लगा रहा है एक फोर्स, वो उस फील्ड के अंदर वो चार्ज रखा हुआ है, और वही फील्ड क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस, ये चारों तरफ का, ठीक है, जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो। वो चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है फोर्स, चार्ज के द्वारा जो जेनेटिक फील्ड है दैट इज एक्सपीरियंस्ड फोर्स। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसा रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज रीजन अराउंड ए चार्ज in which other charge bringing to experience on electric force is called electric field। समझ गए ना? अब चार्जेज जो है कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि Q1 चार्ज Q2 पे लगा रहा है फोर्स, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ में बताया गया, लेकिन आगे और जाके पढ़ेंगे तो एक Q1 चार्ज जो है इसके चारों तरफ एक फील्ड है, एक रीजन है, और फील्ड जो है इस पर फोर्स लगा सकता है। अभी ने बताया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तब लगाएगा जब कांटेक्ट में, ये चार्जेस तो कांटेक्ट में नहीं है, और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो जरूर Q1 के चारों तरफ एक ऐसा चीज़ होगा जो उस पर फोर्स लगा रहा होगा, और वही चीज़ जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चलो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान गए कि कितना है, कैसे लगा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इसके लिए हम थोड़ा सा जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है समझो। मान लो कि यहां पे एक Q चार्ज है, इसके चारों तरफ फील्ड है, चारों तरफ क्या है? फील्ड। ऐसे
चारों तरफ ऐसे फील्ड है। अब इस क्यू चार्ज के चारों तरफ फील्ड में एक अनदर चार्ज ला रहे हैं हम। लेट्स दिस चार्ज इज अ स्मॉल क्यू, यहां पे लाए। जैसे ही ये चार्ज क्यू को यहां पर लाएंगे और इसके चारों तरफ फील्ड है, लेट्स दिस फील्ड इज ई, लेट्स दिस फील्ड इज ई। अब जैसे ही क्यू चार्ज जो है इसको जैसे ही यहां पर लाएंगे तो ये क्यू चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है, इसका फील्ड, ये वाला फील्ड, ये सब दिख रहा है ना फील्ड, ये वाला ऐसा फील्ड, ये फील्ड जो है यहाँ पर भी इसका एक फील्ड होगा और यहाँ पे फील्ड जो है इस पर एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, इस क्यू चार्ज पे फोर्स, और वो फील्ड जो है इस पर फोर्स लगाया और फील्ड का वैल्यू होगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। मान लो कि क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मान लो एफई, इलेक्ट्रिक फोर्स एफई, क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, क्यू टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लाए हैं, उस पर फोर्स लग रहा है एफई, तो यूनिट पे कितना लगेगा, तो एफई अपॉन क्यू, और ए यूनिट पे जो लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं एफई अपॉन क्यू। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एफई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है क्यू चार्ज पे वो है हमारा क्यू इंटू ई है, कितना है, क्यू इंटू ई। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि यहां पर एक चार्ज है क्यू, ऐसे फील्ड है, ऐसे फील्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो तीन तो चार्ज ला रहे हैं हम यहाँ पे, लेट्स बहुत सारे चार्ज ला रहे हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज ला रहे हैं हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। अब इसका फील्ड जो है Q1 Q2 Q3 का, इसका हम फील्ड निग्लेजिबल मान रहे हैं, इसका भी फील्ड है चारों तरफ, जैसे इस क्यू चार्ज का फील्ड था ना वैसे इसका भी फील्ड है, लेकिन उसके फील्ड को हम निग्लेजिबल मान रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जैसे ही ई प्लस Q4 चार्ज है, इस क्यू चार्ज का फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाएगा इधर, प्लस चार्ज को क्या करता है, रिफिल, उस फोर्स का वैल्यू होगा कितना, Q4 इंटू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह इस Q3 पे यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, प्लस चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, तो एक प्लस चार्ज और प्लस चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल फील्ड किधर है, इधर, तो Q3 पे फोर्स लगेगा Q3 इंटू ई। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, क्या है, माइनस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस पर फोर्स लगेगा, माइनस है प्लस है, माइनस और प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, और लगेगा माइनस Q2 इंटू ई, इस पे लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स माइनस Q2 इंटू ई। लेकिन इस Q1 पर, इस माइनस प्लस Q1 चार्ज पे, इस पे चार्ज प्लस है, इस पे प्लस चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, और प्लस चार्ज भी उधर ही है, इसलिए फोर्स लगेगा Q1 इंटू ई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो समझ में नहीं आए तो आगे देखते जाइए वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पर अगर क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लगेगा Q इंटू ई। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो इस पर फोर्स लगेगा हमारा इधर, माइनस Q इंटू ई। क्लियर हुआ ना, ये बात हमेशा याद रखना है। क्लियर हुआ, ये बात हमेशा क्या करना है, याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है
कि प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और मान लो कि यहाँ पर एक हम एम मास का ब्लॉक जो है यहाँ पे लाके रख दिए, एम मास का ब्लॉक लाके यहाँ पे रख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेट्स ई है, और एम मास का ब्लॉक जो है रख दिए यहाँ पे लाके। सवाल है बस इतना ही कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज given to the block so that it remain in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब वहाँ पे रेस्ट पे रहेगा। ये सवाल है कितना अमाउंट का चार्ज जो है इसको दिया जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पे, वहीं के वहीं रहे। अच्छा, वहाँ पे कैसे रह सकता है ये ब्लॉक? तो सुनो, पहले समझो कि एम मास पे ग्रेविटी जो है mg फोर्स लग रहा है किधर? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने के कारण ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, लेकिन ये ब्लॉक जो है हमको चाहते हैं कि यहीं के यहीं रहे। ये ब्लॉक को हम नहीं चाहते हैं कि नीचे गिरे। तो ये ब्लॉक तब नहीं नीचे गिरेगा जब ऊपर एक फोर्स आएगा, ऊपर कोई फोर्स आएगा तभी जो है ब्लॉक नहीं गिर सकता है। अगर जो है इसको हम प्लस चार्ज दिए, प्लस चार्ज, अगर मान लो कि यहाँ पे हम प्लस चार्ज दे रहे हैं, प्लस चार्ज, इसको प्लस चार्ज दिए, अगर मान लो कि प्लस चार्ज दिए, प्लस चार्ज देंगे अगर हम इसको, तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स लगेगा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर। लेट्स क्यू चार्ज दिए तो ये लगेगा फोर्स क्यू इंटू ई नीचे ही, क्योंकि प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, देखो नीचे, नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो और नीचे लगेगा फोर्स क्यू ई और mg भी नीचे, तो ये ब्लॉक गिर ना जाएगा। हम चाहते हैं कि फोर्स ऊपर लगे तब ना, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों अगर बराबर होगा तो वहीं के वहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ये प्लस चार्ज तो हम दे नहीं सकते, प्लस चार्ज तो हम यहाँ पे दे नहीं सकते, तो क्या देंगे? माइनस चार्ज देंगे। देखो माइनस चार्ज देके क्या हो सकता है, तो जैसे ही हम इसको माइनस चार्ज देते हैं, चलो देखो माइनस चार्ज दे रहे हैं, चलो इस पर मान लो कि माइनस चार्ज क्यू दे दिए। अब जैसे ही माइनस चार्ज क्यू दिए तो बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, और माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो फोर्स लगेगा ऊपर, इस पर किधर लगेगा? ऊपर, क्यू इंटू ई, ऊपर। अब बताओ कि अगर ऊपर वाला फोर्स क्यू इंटू ई और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg अगर बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू ई बराबर mg, तो उस केस में ए ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन नीचे वाला फोर्स mg बड़ा हो जाएगा ऊपर वाला फोर्स से, तो ब्लॉक नीचे आएगा। उसी तरह ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो वहीं के वहीं रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए उस ब्लॉक को ऊपर का फोर्स बराबर क्या होना चाहिए? नीचे का फोर्स। हमसे पूछा कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए, तो चार्ज का मतलब क्यू के जगह पर कितना रखेंगे? एन इंटू ई बाई ई बराबर कितना? mg। तो बताओ कि हमको n पूछा था ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg अपॉन ई इंटू ई। यस, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? मतलब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम उसको दे देंगे तो ब्लॉक जो है किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और क्या हुआ कि यहाँ पर
एक माइनस क्यू चार्ज जो है इसको हम यू वेलोसिटी देके हम छोड़ दिए, यू वेलोसिटी देके हम क्या कर दिए, इसको छोड़ दिए। अब देखो यू वेलोसिटी इधर देके हम छोड़ दिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो ई, एनालाइज द मोशन, एनालाइज द मोशन, पहला सवाल है। मोशन को एनालाइज करो कि इस क्यू चार्ज का मोशन कैसा होगा, बिल्कुल एनालाइज करेंगे। देखो एक बात बताओ कि क्यू चार्ज पे एन मोशन एनालाइज करना है तो क्यू चार्ज पे वेलोसिटी हम दी है आगे की तरफ, और फोर्स किधर लगेगा, तुम बोलेगा फोर्स सर लगेगा पीछे, ऐसे किधर, क्यों, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर है, इस डायरेक्शन में, देखो इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई। इस माइनस क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा इधर और वेलोसिटी इधर है। बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आगे जा रहा है, अब हम पीछे खींच रहे हैं इसको फोर्स से, तो इसका स्पीड घटेगा 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 घटते 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 ऐसा समय आएगा जब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, माने फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे 0 पे आ गया, लेकिन अभी भी फोर्स लग रहा है किधर, क्यू इंटू ई पीछे। जैसे ही फोर्स माइनस क्यू इंटू ई पीछे लग रहा है फोर्स, तो अब यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है रिटर्न होगा, आएगा आएगा आएगा, स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जाते रहेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, अब ये जाते रहेगा इधर। ठीक है, तो मोशन का एनालाइज कर लिए। अब सवाल है अगला, फाइंड द टाइम व्हेन चार्ज पार्टिकल कम एट रेस्ट। फाइंड करो कि चार्ज पार्टिकल कब जो है रेस्ट पर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ऐसा सवाल जो है 9th क्लास में सीखे होंगे कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी यू है, और फोर्स लग रहा है इधर एफ ई, कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई। फोर्स लग रहा है अगर इधर एम मास का ब्लॉक है, तो बताओ कि एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम। एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई अपॉन एम। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई अपॉन एम इधर इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है। अब पार्टिकल जैसे ही आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसको खींचेगा पीछे की तरफ, स्पीड कम करेगा, और इसका स्पीड लगातार कम होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, और टाइम मान लो t। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। देखो एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि क्यू चार्ज भी कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट, मास भी कॉन्स्टेंट। फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टाइम कितना है, t। बताओ, अब बताओ कि एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, माइनस क्यू ई बाई ई इधर आएगा तो क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा, प्लस में बराबर यू। हमको टाइम फाइंड करना था तो एम यू अपॉन क्यू ई। तो इतना समय के बाद जो है ये चार्ज पार्टिकल तो फिर से किस में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट कम एट रेस्ट। जब वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा तो तब जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम कितना, टाइम लगा एम यू बाई क्यू ई, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना था, माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है, टी है एम यू बाई क्यू ई का होल स्क्वायर। इतना टाइम के बाद हो जाएगा रेस्ट पे। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई क्यू ई और माइनस क्यू ई बाई 2m इंटू एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। बताओ यहाँ से एक m से एक m कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, e से e कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन
क्यू माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू। और घटाएंगे तो कितना आएगा, एम यू स्क्वायर बाई क्यू, इतना आएगा 2 क्यू। इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। भी कितना है 0, यू है u प्लस 2 एक्सलेशन है माइनस क्यू ई बाई एम इंटू एस निकालना है। ये आसान है। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर 2 क्यू ई बाई एम बराबर यू स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू। हो गया आंसर। कैसे भी निकालना है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल कम आते आते ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेगा कितना, सॉरी, एम यू स्क्वायर अपॉन क्यू 2 क्यू, ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल जो है होमवर्क है। देखो सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके बीच का सेपरेशन एल है। एक प्रोटॉन जो है यहाँ पे इसको जो है छोड़ा गया, रिलीज किया गया। एक प्रोटॉन जो है रिलीज किया गया, प्रोटॉन जिसका मास m है और चार्ज e है। और यहाँ से जस्ट इसके कॉर्नर से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसको जो है रिलीज किया गया, रिलीज, इसको भी रिलीज किया गया u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से, इसको भी u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से रिलीज किया गया जिसका मास m है, चार्ज माइनस e है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। देखो डायरेक्शन देखी दिए। सवाल है फाइंड, सॉरी, विच चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रीचेज एट प्लेट इनिशियली। कौन जो है चार्ज पार्टिकल वो सबसे पहले प्लेट पर पहुंचेगा, ये सवाल है। ठीक है, ये हमारा SW है, बना के रखना। चलो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुमको बता चुके हैं।